जय हिंद दोस्तों, कहते हो आप सभी। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। 2 क्लास हो चुका था, ये आखिरी क्लास होने वाला है। इस क्लास में चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, दूसरे इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद में नील बोर का मॉडल और जे थॉमसन का मॉडल हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, ऐसे हम लोग को पढ़ना है वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे एटम वाला चैप्टर। इससे पहले वाला जो चैप्टर था केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे वैलेंसी के बारे में क्या होता है। तो वैलेंसी क्या होता है, जिसे हम लोग संयोजकता बोलते हैं। संयोग करने की क्षमता, मतलब केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, संयोग करने की क्षमता। अब संयोग जैसे कोई कैसे कितना करेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही तो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही तो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। वही या तो डोनेट करेगा या तो उस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाएगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग प्लस माइनस का वैल्यू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब माइनस चार्ज होगा, और दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। वैलेंसी में बस खाली इतना मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1। तो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो बैलेंस सेल में होता है। बैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, बाह्यतम कक्षा। तो इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन तो ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो यही तो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब वैलेंसी निकालने का हम लोग रूल पढ़े थे। जैसे मान लीजिए किसी एटम के मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पार्टिसिपेट करेगा, इसकी वैलेंसी 3 है। अगर 4 है तो इसकी वैलेंसी 4। लेकिन अगर 5 होगी तो क्या वैलेंसी 5। अच्छा बताइए, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो बताइए 5 इलेक्ट्रॉन या तो ये अपना दे दे, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले वाले सेल का, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब बताइए 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, गेन होता है या फिर ट्रांसफर होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो ये तो कितना होगा, 8 में से तो घटा के लिखते हैं, 5 में से 3। ठीक है, मान लीजिए किसी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो 8 माइनस 6, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 7 है तो 8 में से 7 घटा के लिखेंगे, 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए 8 है तो 8 में से 8 घटा दें, कितना हो जाएगा, 0। 0 वैलेंसी। इसका मतलब ये संयोग करेगा ही नहीं, इसकी संयोग करने की कैपेसिटी है ही नहीं। जैसे जो इनर्ट गैस या नोबल गैस होते हैं 28 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो वैलेंस निकालने के ये सारे रूल होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग कवर किए थे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम का जैसे सोडियम लीजिए, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, फिर कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचेंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का इस चैप्टर का। एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ये जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो ये कैसे, ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर का खोज किसने किया था, हेनरी मोजले ने। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर होता क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम, मतलब किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे किसी एटम में या किसी एलिमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अब सवाल ये उठा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो खाली हम प्रोटॉन ही क्यों बोल रहे हैं भैया। देखो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अच्छा बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन तो घट गया, इस कंडीशन में प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब प्रोटॉन बढ़ गया इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब बताइए उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताएगा, प्रोटॉन को बताएगा। किसको बताएगा, प्रोटॉन। भले इक्वल होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन पार्टिसिपेट जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो मैंने बोला इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, 11 ही है। लेकिन मान लीजिए इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम +1। अब बताइए यहाँ पे तो प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो जाएगा,
तो यहाँ से समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो एटॉमिक नंबर होता है, टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, क्योंकि मतलब न्यूट्रल है तो इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में। तो अब इलेक्ट्रॉन बोलिए चाहे प्रोटॉन बोलिए, तो एटॉमिक अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा होता है सब एटॉमिक मास बोलते हैं। तो 1, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 ही है, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एटॉमिक नंबर 11, इसमें प्रोटॉन कितना है, 11, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है। जब पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं चेंज होता। अब देखिए नेक्स्ट आता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। जब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे तो वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो पूरा न्यूक्लियस का जो मास होता है वही क्या होता है, पूरे एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन है उन दोनों को मिला दीजिए, वही किसके बराबर हो जाएगा, मास नंबर के। जैसे मान लीजिए एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस में मान लीजिए 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है। मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो नाभिक में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं की संख्या क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जैसे किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कार्बन C6 12, कभी कभी 12 इधर लिखा रहता है, कभी कभी इधर लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट को ऐसे दर्शाते हैं, जेड और ए, ठीक है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, जेड प्लस न्यूट्रॉन। अभी हमने बताया जितना भी मतलब प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वही तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी प्रोटॉन को ही तो हम लोग जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन देगा सीधे ये फार्मूला, कौन सा इसमें इक्वेशन सही है कौन सा गलत है। अच्छा देखिए, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, ए माइनस जेड हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले संख्या को हम लोग घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। या न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कर देंगे तो भी हमारे क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कार्बन C12 है, ठीक है, क्या कार्बन C12, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन C और C612, ठीक है। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, जेड बराबर कितना है, 6 है, प्रोटॉन भी कितना है, 6 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6 है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, क्या है 12। अगर हमें इसका न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, तो 12 माइनस 6 कर दें, कितना आ जाएगा, 6। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 6। अब ये सारी चीज आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन भी उतना, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। एटॉमिक मास बराबर 12 है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन का मतलब यही इक्वेशन को आगे पीछे करके यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या लिखा है, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम का निकालना है, एटॉमिक न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, एटॉमिक मास तो हो गया, न्यूट्रॉन निकालना, ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, ठीक है, हमारे क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन 12 निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक बनता क्या, डाल्टन ने जो बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सभी आइटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन आइसोटोप की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही एलिमेंट का आइटम है जिसमें 3 प्रकार के आइसोटोप पाया जाता है, एक 1s1 1s2 और 1s3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम बोलते हैं। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, तो उनका डीमेरिट था, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर मतलब उनका एटॉमिक परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अब एटॉमिक मास अलग अलग क्यों होता है, वो न्यूट्रॉन की वजह से। क्वेश्चन पूछता है आइसोटोप बनते क्यों, किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या के अंदर मतलब जो डिफरेंस होता है किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, इसी की वजह से क्या बनता है, आइसोटोप्स बनते हैं, समस्थानिक बनते हैं। तो आइसोटोप को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। 1h1 इसका एटॉमिक मास 1 होता है, 1s2 1s3, देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, 1 2 3। 1s1 को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, 1s2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1s3 को ट्राइटियम बोलते हैं। अब ये 1s3 जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। जब पढ़ेंगे ना, जब भी कभी दो या दो से अधिक मतलब न्यूट्रॉन पाया जाता है तो वो ऐसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए 1s1, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लिखे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब एटॉमिक मास, पी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए एटॉमिक नंबर सबका 1 1 है कि नहीं, होना है, एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, इसका 1 2 3। अभी एटॉमिक मास अलग अलग क्यों है, देखिए प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है,
न्यूट्रॉन हम लोग क्या बताया, ऊपर में से नीचे वाले मतलब एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है 1H1, ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन के मतलब एकमात्र ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया था। क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया था, कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा आइसोटोप, प्रोटियम, जिसे हम 1H1 बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें न्यूट्रॉन निकालिए 1s2 में, तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 1s3 में जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मतलब हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप। ऐसे कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, 2, C612 C614 होता है, ठीक है। ये 2 आइसोटोप होते हैं। अब C614 का यूज क्या होता है, C612 का यूज क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास ना, कंपेयर किससे करते हैं, C612 से ही करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव निकालते हैं। और C614 होता है जीवाश्म, फॉसिल की जो आयु होती है, एज होता है, पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, C614 का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया है, मतलब ये एलिमेंट का नाम नहीं दिया, एटम का नाम नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट तो ये पूछेगा कि बताइए ब्लड कैंसर में किसका यूज करता है, ठीक है, उसके उपचार में, तो कोबाल्ट 60 हमें ये भी याद होना चाहिए। उसमें बोला खाली कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज ब्लड कैंसर में, लेकिन कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप होता है क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, ठीक है। तो कार्बन 14 C614 का जो यूज होता है जीवाश्मों की आयु मतलब फॉसिल्स जो होते हैं उनका आयु एज पता करने के लिए, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु पता करने के लिए, और यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं इन्हीं का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। समझा, जैसे मान लिया अगर इतना बड़ा अगर हम यूरेनियम रॉड ले लें, ये पूरे एक शहर को कई दिनों तक बिजली दे सकता है, ठीक है, इतना एनर्जी इसमें होता है, इतना पावर होता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, आयोडीन 131 घेंगा उपचार मतलब ग्वाटर जो होता है, आयोडीन की कमी का वो हम लोग पढ़ते हैं ना, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे कारण मतलब ग्वाटर, गले में सूजन आ जाती है, ठीक है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर का उपचार करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्सेनिक 74। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कैंसर में हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कई बार पूछा गया, हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, कि ब्लड कैंसर में किसका यूज होता है, कोबाल्ट 60 का, मतलब अलग रेलवे के बहुत सारे, मतलब अगर 4-5 एग्जाम दीजिए तो उसमें रिपीट हो जाता है क्वेश्चन अक्सर, ठीक है। तो ब्लड कैंसर को उपचार के लिए कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक आइसोबार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समभारिक। सम मतलब होता है समान और भारिक मतलब जिसका भार समान हो। तो नाम से क्लियर, आइसोबार जिसके ऐसा एटम्स जिनका भार समान हो, मतलब एटॉमिक मास से क्या हो, समान हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर अलग हो बट एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। देखिए जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है 14। ऐसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार या समभारिक बोलते हैं। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन के 2 पाया जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक हमारा होता है क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। इसका एटॉमिक मास 35 को एटॉमिक मास, तो बताइए क्लोरीन का हम लोग कौन सा एटॉमिक मास मानेंगे, या कैलकुलेट करते वक्त एटॉमिक मास लिखते वक्त क्या माने, 35 माने या 37 मांगे, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट के अगर एटम्स एलिमेंट जो पाए जाते हैं अगर अपने आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए 35 37 दो अलग अलग है, लेकिन इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो ये जो क्लोरीन एलिमेंट होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, अपने आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है। जो अपने आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है, ये किस रेशियो में पाया जाता है, मतलब ये 3, मतलब अगर कहीं भी क्लोरीन पाया जाता है उसका जो आइसोटोप होगा उसमें 3 रेशियो इसका रहेगा और 1 रेशियो इसका मिक्सचर रहता है। कितना रेशियो रहता है, 3:1। अब इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, इसका एटॉमिक मास कितना है 35 और ये वैल्यू रेशियो में कितना है 3, और टोटल कितना लिखते हैं, रेशियो का सम लिखते हैं 4 प्लस 37 मल्टीप्लाई इसका रेशियो कितना 1 और टोटल कितना 4। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 35.5 यूनिट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन का हम लोग जो एवरेज जो क्लोरीन का मास लिखते हैं हम लोग, वो किस में आता है, पॉइंट डेसिमल में आता है। तो जितने भी एलिमेंट्स के हम लोग देखते हैं कि डेसिमल में जो वैल्यू रहता है वो अक्सर क्या रहता है, उनका एवरेज एटॉमिक मास, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है, औसत, क्योंकि इसका 35 का 37 तो कितना मानेंगे, उसके लिए हम लोग एक एवरेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एवरेज पढ़ते हैं ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उसका हम लोग एक बीच का एवरेज लेते हैं ताकि सब समान हो जाए, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास ये यहाँ पे किसी काम का नहीं है, ठीक है, किसी भी काम का नहीं, कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। इस क्लास 9 बट टॉपिक दिया तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 17
17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, और ये 3:1 रेशियो में पाया जाता है। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछना ऑनलाइन है तो ये पूछ सकता है तो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं किस रेशियो में पाया जाता है, 3:1, मतलब 3 मास अगर इसका होगा तो 1 मास इसका यूनिट होगा, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 35.5 यूनिट आएगा। और इसी के साथ ही मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे फिजिक्स के जो टॉपिक्स बचे हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।